Hello everyone, very good evening to all of you. How are you all? And audio video clear है? एक बार मुझे confirm कर दो जल्दी से. Good evening to all of you. Audio video clear है क्या? वीडियो थोड़ी सी वो जा रही है ना, ब्लर सी जा रही है. आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अंकिता जी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी अंकिता, कैसे हो और एग्जाम कैसा हुआ था आप लोगों का? एग्जाम कैसा हुआ था? यस मैम, ऑल क्लियर. वीडियो थोड़ा ब्लर है ना, वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है मीन्स. कुकू जी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. जल्दी जल्दी क्लास को सभी ज्वाइन कर लो प्लीज. और आज कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी 2024 के. ठीक है. और जहां तक मैंने अभी तक कॉमर्स का पेपर देखा, जो इस शिफ्ट का था 2024 का, सबसे इजी पेपर आया था, सबसे ज्यादा इजी. मीन्स इस तरह का पेपर आता था आपका 2018 में, 2000 आपका 16, 17, 18 इस तरह के क्वेश्चंस बनते थे. बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे. और जब मैंने खुद भी पेपर देखा तो ऑलमोस्ट टॉपिक आपको करवाए हुए थे. मस्त गया मैम एग्जाम. हाँ बट अभी तो आपका रीनीट होगा ना, एग्जाम आपका कैंसिल हो गया है, तो फिर अभी आपको डबल तैयारी करनी पड़ेगी पहले से ज्यादा. ठीक है. क्या जो चीजें मैंने पढ़ाई थी वो आई थी एग्जाम में? आरआरबी पूछा गया था बैंकिंग में से, यस या नो? स्टैटिक्स में से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में से सैम्पलिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सैम्पलिंग. और आपका बैंकिंग में से क्वांटिटेटिव टूल्स पूछे गए थे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टूल्स पूछे गए थे. आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में से वो वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बना था. इनकम टैक्स में से आपका एटीडीडी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, यस या नो? एंड आपका वो भी पूछा गया था क्वेश्चन इनकम टैक्स में से, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाया था कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ई फिलिंग वाला. यस, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका. बिजनेस फाइनेंस से आपका भी आपके फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये क्वेश्चन पूछे गए थे. ये सारे के सारे करवाए थे आपको, यस या नो? ये सारे के सारे टॉपिक करवाए थे क्या? हाँ जी. यस मैम. तो आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी. अब प्रैक्टिकल कल या परसों देखते हैं, क्योंकि अभी आपका चलता रहेगा. ठीक है. तो प्रैक्टिकल तो नहीं करवा पाऊंगी आज, हाँ, बट थ्योरी वाले सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी. ठीक है. हार्मोनिक मीन भी पूछा गया था आपसे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पूछा गया था क्वेश्चन, मीन्स वो सॉल्व करने के लिए आया था आपको. मैम दिसंबर वाला प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? दिसंबर वाला जैसे ही आपका ये एग्जाम हो जाता है ना, रीनेट वाला, ठीक है, उसके बाद आपके दिसंबर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी. बाकी मुझसे ज्यादा तो फिलअप फॉर्म को पता होगा कि कब से स्टार्ट होगा. ठीक है. बट हाँ इतना है कि जैसे आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका दिसंबर का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और कोई डाउट किसी का? यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है वीडियो में आना. ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ब्लर ब्लर सा वीडियो आ रही है. एडजस्ट कर लोगे ना थोड़ा सा? फॉर्मूला भी आया था मैम स्टैटिस्टिक्स में. हाँ, फॉर्मूला भी आया था स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला भी पूछा गया था. वो भी वैसे मैंने आपको करवाए थे. अगर आपको थोड़ा भी हिंट होता है कि हाँ ये चीज आनी है, ठीक है, तो वो हो जाना था स्टैंडर्ड एविएशन में. फॉर्मूले भी पूछे गए थे, कोफिशिएंट रिग्रेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया था. ओके. ओके जी. सो चलिए फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट. और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अभी मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ. आज कॉलेज से ही आई हूँ. मेरी पोस्टिंग हुई है एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में. तो कॉलेज में भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. मीन्स अब आपकी जो कॉमर्स की क्लासेस होगी दिसंबर बैच के लिए, वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 6 बजे के बाद ही होगी, क्योंकि मैं 5 बजे कॉलेज से फ्री होती हूँ. तो मॉर्निंग में भी नहीं हो पाएगी, मुझे जल्दी जाना होता है कॉलेज, 9 बजे तक एटलीस्ट तो पहुंचना होता है. गुड इवनिंग पूनम गिल जी. थैंक यू ममता जी. बस वो उसी वजह से, क्योंकि मैं दूसरी जगह मैंने लोकेट किया है, रिलोकेट किया है, तो वो मेरे वीडियो भी ब्लर आ रही है, क्योंकि ग्रीन शीटें नहीं ली है. एक्चुअली यहाँ पे ग्रीन पेंट तो हुआ हुआ था, बट ये
प्रॉपर नहीं ले रहा है फेस को ना। थैंक यू पुप्पू जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो देखो मैंने इसीलिए बताया आप लोगों को कि रियली मतलब ये होता है कि डेफिनेटली अगर आपने स्टडी की है, आप नेट क्वालिफाइड करते हो, तो जो आपकी मेहनत है ना वो आपको पे ऑफ करेगी। टाइम लगता है, सम टाइम 3-4 साल लग जाते हैं, बट पे ऑफ करेगी। तो मीन्स मेरा बताने का मकसद आपको यही था कि आप अगर अच्छे से अपनी स्टडी को टाइम देते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तो आज नहीं तो कल आपकी मेहनत आपको डेफिनेटली पे ऑफ करेगी। ओके, तो मीन्स आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया ये। जिनका भी इवन जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे ले ही उन उन टीचर्स को ले रहे हैं जिनका नेट क्वालिफाइड है, और जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है उनको निकाला है मीन्स उस कॉलेज से जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। और मेरा कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, ओनली नेट के बेसिस पे मुझे रखा है वहाँ पर कॉलेज में। तो नेट इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। सो दिलो जान से लग जाए तैयारियां करने एग्जाम की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, अभी स्टार्ट करें। वी वांट जेआरएफ, अभी तो हम क्या ही बोले कि वी वांट जेआरएफ इन जून 2024, ठीक है। अभी तो आपका एग्जाम में भी अगस्त में है, यस या नो? अगस्त में है मे भी। प्रोसेस तो कुछ भी नहीं था, मेरा तो नेट था, बाकी डेमो वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है थोड़ा बहुत, बस वो था। वो उतना ज़्यादा खास नहीं था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था, तो उस वजह से मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है तो सम टाइम आपका इंटरव्यू मीन्स डेमो क्लास ले लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, जो भी आपका पेपर 2 रहता है खासकर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पेपर 2 पे मीन्स दोनों पे ध्यान दो, पेपर 1 पे पेपर 2 पे दोनों ही काम आते हैं। अगस्त 21 के से स्टार्ट है मैम एग्जाम, 21 से स्टार्ट है ना, तो वी वांट जेआरएफ इन अगस्त, ठीक है 2024। और दिसंबर बैच के लिए भी अपनी तैयारी रखिए फुली। ओके, सो स्टार्ट करें क्लास को। 8:07 हो चुके हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये जो बनाए हैं ना क्वेश्चन, ये पीडीएफ से लेकर के बनाए, बट हाँ मैं पढ़ के आपको बता दूंगी, ठीक है, पढ़ के बता दूंगी आपको क्वेश्चन। ओके, यस मैम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि लीगल एस्पेक्ट में से क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर मेरा पेन आई थिंक नहीं चलने वाला, ठीक है, यहाँ पे इसी से काम चलाते हैं फिर। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties but not at the option of the other or others is called। क्या इसको हम void contract बोलेंगे, valid बोलेंगे, voidable बोलेंगे, या फिर illegal contract बोलेंगे? एक समझौता जो एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है किंतु अन्य या अन्य के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं होता है, कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जल्दी से सभी कमेंट करें। ये पढ़ाया था मैंने क्लास में और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है और इलीगल क्या होता है। इलीगल तो नेम से क्लियर है कि इलीगल क्या होता है, ठीक है, लेकिन वॉइड और वॉइडेबल में मैंने कुछ आपको डिफरेंस बताया था। अगर थोड़ा भी आपको क्लिक कर रहा है माइंड में, इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सेबल बाय लॉ की पॉइंट है आप लोगों के लिए ये। मैम कॉमर्स का क्लास चल रहा है, हाँ जी राहुल कुमार जी, कॉमर्स का क्लास चल रहा है, 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। इनफोर्सेबल बाय लॉ, ये की पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज बताई थी, इनफोर्सेबल बाय लॉ। तीनों, वैलिड में भी ये यूज होगा, वॉइडेबल में भी ये यूज होगा। और आंसर आई डोंट नो क्यों आप गलत दे रहे हो, वॉइडेबल आंसर हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा वॉइडेबल? बिकॉज इनफोर्सेबल बाय लॉ हमारा वॉइडेबल भी होता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ हमारा वैलिड भी होता है, लेकिन जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा वॉइड एबोनिशो होता है। वो स्टार्टिंग से ही क्या होता है? वॉइड होता है, वो कभी भी इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था माइनर के केस में, माइनर के केस में क्या हो जाएगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिगनिंग से ही क्या है, वो वॉइड है, ठीक है, वो शून्य है, उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था कि इनफोर्सेबल बाय लॉ तो होता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है कि सम टाइम फॉर एग्जांपल आपने मुझसे वायदा किया, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैम मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, मैंने एग्री किया, यस ठीक है आप मुझे 1000 रुपीज दे देना,
लेकिन आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए तो वाइडेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फुलफिल कर दिया मीन्स बोथ पार्टीज फुलफिल देयर एग्रीमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा आपका वैलिड। ठीक है, अगर हम दोनों ने अपने पोजीशन को फुलफिल कर दिया, मैंने भी आपने, तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन हम दोनों में से कोई एक मुकर गया किसी कारण से, वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, जैसे कि माइनर अगर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो हो ही नहीं सकता है, या अनसाउंड माइंड का बंदा अगर मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो हो ही नहीं सकता है, तो वो जाएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ। वैलिड इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और बोथ फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, both parties fulfill their obligation, enforceable by law, valid. Voidable, enforceable by law, but one of the party is not fulfill their obligation, voidable. Void contract is ab initio, ठीक है, void ab initio मीन्स कि स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे माइनर का या फिर अनसाउंड कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इन्फोर्सेबल बाय लॉ उसमें आ ही नहीं सकता, void में इलीगल हो जाएगा। कि जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ड्रग्स बेचनी है, मुझे आपको ड्रग्स देनी है और आप बोलते हो, आप एग्री करते हो, ठीक है, आप मुझे 5,000 रुपीज में ड्रग्स दे दीजिए, ठीक है, तो वो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ यस या नो। वैलिड, वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब कभी कंफ्यूज तो नहीं होगी, वैसे मैंने पढ़ाया था आपको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में, एग्जैक्टली ये एग्जांपल दिए थे। जल्दी बताओ, थम्स अप दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या ऐसी चीज है जो डिमांड या क्वांटिटी डिमांड में नहीं आएगा। टेस्ट एंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी, हमने पढ़ी थी ये सारी चीजें। जब हमने पढ़ा था डिमांड का जो लॉ ऑफ डिमांड था, वहां पर मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाता है, मीन्स वाइस वर्सा रिलेशनशिप रहता है प्राइस और डिमांड का, ठीक है। लेकिन कैसा रहता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होने जरूरी है, सिर्फ प्राइस चेंज होगा, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन बाकी जो और चीजें होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वो और चीजें क्या क्या थी, पढ़ाया था आपको लॉ ऑफ डिमांड में। मैम जी कॉन्फिडेंस से सीरीज का सॉल्यूशन करा रहे जी आप, समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो प्रियंका जी आप? समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। मैम जी कॉन्फिडेंसी सीरीज का सॉल्यूशन करा रहे हैं जी आप, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ओके, सभी आंसर करें प्लीज। The price of related goods substitute for complement expenses of the consumer. प्रियंका जी ने बताया फंक्शन ऑफ डिमांड। हाँ, वेरी गुड। लॉ ऑफ डिमांड में भी ये सारी चीजें आनी थी, वेरी गुड। सो राइट आंसर आपका बी, एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was propounded the theory of absolute advantages in his book। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया ना, सिंपल। इंटरनेशनल ट्रेड में से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन दिस बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 20 बार। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस किसने दिया था और कौन सी उनकी बुक थी। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, वन लीनियर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत बार, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर आपका बी है, तो इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछा गया है। बिजनेस फाइनेंस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज ऑफ नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट ऑपरेटिंग इनकम हमने पढ़ा था, ठीक है, और ट्रेडिशनल पढ़ा था, मोदी गिलियानी मिलर पढ़ा था हमने,
याद है किसी को? कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने ये सारी की सारी अप्रोच पढ़ी थी। नेट इनकम अप्रोच आपकी किसने दी थी? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपकी किसने दी थी? टाइम वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड अप्रोच है ये आपकी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, नहीं करता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई है आपको डिटेल में। अब जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट वेट करना, मैं फैन ऑन कर लूँ, गर्मी है यहाँ पे। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है क्वेश्चन पढ़ने में कि मैं पढ़ के बताऊं? दिख नहीं रहा जी से। हाँ प्रियंका जी, ब्लर है एक्चुअली, ये पीडीएफ से लिए गए क्वेश्चंस है ना, तो ये ब्लर है थोड़े से। मुझे किसी ने क्वेश्चन पेपर ही नहीं भेजा। मैंने मैसेज भी किया था आप लोगों को कि मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, जिसके पास भी है क्वेश्चन पेपर, भेजा ही नहीं किसी ने मुझे। नहीं तो फिर क्लियर हो जाता है ये सारा का सारा ना। अपनी फ्रेंड्स को भी बोला था मैंने, किसी ने एग्जाम नहीं दिया था कॉमर्स का और किसी के पास था नहीं, बड़ी मुश्किल से अरेंज किए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ओके, सो आपका कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज नो टैक्स, ठीक है। रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। The business risk will remain constant and at every level of debt and equity mix. अगर आप यहाँ से डी को निकाल देते ना, क्योंकि जो आपका चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ये गलत हो जाना था, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करता है डेट के इंक्रीज होने से नेट इनकम अप्रोच में। तो डी आपका यहाँ से चला जाना था, डी आपका यहाँ से चला जाना था, डी आपका यहाँ से चला जा ए बी, ठीक है। ए बी तो आपका वैसे ही नहीं होना था, इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय यूज ऑफ। राइट आंसर हो जाना था आपका ए बी एंड सी, थर्ड आपका राइट आंसर है। हाँ जी, सी आपका राइट आंसर है। कैसे भेजना है जी? भेज दो अभी भी, अगर कोई भेज सकता है मुझे। फिलअप फॉर्म पे बात कर लो किसी से ना, किसी टीम से, वो मुझे फिर प्रोवाइड करवा देंगे। ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करवाया था। और आज ही आपको क्या करना है, आज के आज जितने हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज थी, सारी की सारी थ्योरीज करनी है, ठीक है। वैलिड वॉइड लीगल एस्पेक्ट सारा का सारा पढ़ लेना है, ओके। और जो आपका नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, सारी की सारी कर लेनी है, ठीक है। आज के आज ही कर लेने ये सारे टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वट इज नॉट और डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। ये पूछ रहा है कि सर्विसेज का क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है, बस सर्विसेज का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये भी करवाया है क्लास में, अगर याद होगा आपको तो। सर्विसेज का करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? टेंजिबिलिटी है, ठीक है, इनसेपरेटेबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है और पेरिशेबिलिटी है। मीन्स क्या, जो सर्विसेज होती है वो दिखाई देती है। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कि खत्म हो जाना। वेरिएबिलिटी की वो वेरी करती है। इनसेपरेबिलिटी की वो उसको इनसेपरेट नहीं किया जा सकता पर्सन से। ये बताया था मैंने। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका ए। टेंजेबिलिटी क्यों हो जाएगा? सर्विसेज इनटेंजेबल है, ठीक है, इनटेंजेबल है।
पेरिशेबिलिटी, हाँ, जब आप पार्लर जाते हो, पार्लर का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जब आप पार्लर जाते हो, जब तक आप पार्लर में, जब तक आप हेयर कट करवा रहे हो, तब तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएगी। क्या जब आप पार्लर से बाहर निकलते हो तो भी आपकी मसाज होती रहती है क्या? क्या ऐसा कोई है, आप पार्लर से बाहर निकले, आपने कटिंग करवाई और जो भी आपने करवाया अपना, उसके बाद भी पार्लर से बाहर निकल कर भी आपकी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है? नहीं, जब तक आप पार्लर में हो तब तक है, उसके बाद पेरिशेबिलिटी मतलब खत्म हो जाती है। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका मैम का पढ़ाना डिफरेंट हो सकता है, जीतू सर का पढ़ाना डिफरेंट हो सकता है, अंगना मैम का पढ़ाना डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। पढ़ा तो तीनों पेपर बन ही रहे हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी का क्या मतलब हो जाएगा कि जो प्रियंका मैम है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी पढ़ाई को और मेरी सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो आप मेरी सेवाओं को, जो मैं सेवाएं आपको दे रही हूँ, और मेरे काम को आप अलग नहीं कर सकते। जब मैं पढ़ाऊंगी तभी आपको सर्विस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर आपको जो भी सर्विसेज दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको सर्विसेज ही मिल रही है और डॉक्टर नहीं मिल रहा है, दोनों एक साथ चलेगी चीजें, ठीक है। इन सेपरेट, आप इनको अलग नहीं कर सकते। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेंजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग से, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड आपका, ये मैंने बताया था आपको 1 2, ठीक है, ये कर लेना। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको। हाँ जी, दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इंडियन स्टैंडर्ड आपका, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 16 और 18। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए थे। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछा गया है। मैम जी, आपका कौन सी सीरीज थी? किसमें सीरीज थी मेरी? मेरी कोई सीरीज नहीं, मैंने कहाँ एग्जाम दिया। कैसी सीरीज? मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था। क्वेश्चन पेपर सेम ही होता है सबका, बस आगे पीछे होते हैं क्वेश्चन। डी आंसर कैसे दे दिया? ये वाले आंसर है यहाँ पे, ये आंसर। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन दे दिया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है, 2, 16 एंड 18 किससे रिलेटेड है? 16 और 1 वाला और 2 वाला मैंने करवाया था आपको, अगर आपको याद होगा, क्योंकि जब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए थे, वहां पर मैंने आपको बताया था ये कि एग्जाम में पूछा जाता है। सम टाइम ये वन लीनियर टाइप भी पूछा जाता है, और सम टाइम ये आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। रिज्वाइन कर लो एक बार, रिचा पनवर जी आप। यस, वेरी गुड, सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बताया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रेजेंट करना, मतलब पहला काम क्या होगा, प्रेजेंट करना। इस तरह से एक निमोनिक दिया गया था आपको, मैंने जब पढ़ाया था आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड मैंने आपको बोला था इन्वेंट्री से रिलेटेड है। 16 और सेकंड और 1 ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 16 मैंने बोला था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इस तरह से बताया था, ठीक है। 18 था आपका रेवेन्यू। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रोविजन सेक्शन वाइज अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ये भी आपका पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। इनको अरेंज करना था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, की इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आर्टिकल, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी।
यस, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अब डी सी बी ये कैसे आया आपका, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का अगर हम ये इन्होंने पूछा सेक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अगर हम कंपनी के सेक्शन की बात करें तो ये आपका सेक्शन 3 लिख लो। सम आपसे ये नेक्स्ट टाइम 1 लिनियर में पूछा जा सकता है। और डी सी आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, आर्टिकल है आपका सेक्शन 5। और अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसका सेक्शन है आपका सेक्शन 7। एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है, रीचेक कर लेना। और सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का जो आपका सेक्शन है, इसका सेक्शन 20। प्रोस्पेक्टस के सेक्शन की, ये तो देखो हम +1 +2 से लेकर पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस के सेक्शन 30, 31, 32, सेक्शन 30, 31 एंड 32, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था अरेंज द प्रोविजन सेक्शन वाइज अंडर द कंपनीज एक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाना था सेक्शन 3, फिर आ जाना था हमारा सेक्शन 5, फिर आ जाना था सेक्शन 7, फिर आ जाना था हमारा सेक्शन 20, फिर आ जाना था सेक्शन 30, ठीक है। सबसे पहले हमने सबसे छोटा लिया, फिर बढ़ते 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 क्रम में लिया। ओके, क्लियर है सबको? सो राइट आंसर है आपका सी। Next question, which of the following exemption or deduction will not be available if assessee opt to be taxed under section 115 BAC? मैंने बोला था कि इसको कर लेना 115 BAC for assessment year 2024 एंड 25। तो कौन सा नहीं होगा? हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव ट्रेवल कंसेशन, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। एक से भी बन जाएगा आपका, सिर्फ एक 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 को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया ना यहाँ पे तो बन जाएगा, जो आपने नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ाया था आपको इनकम टैक्स में ये चीज। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे। ऐसे आंसर दो 60 का, ठीक है, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता फिर कि आप क्या आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी। एक एक से बन जाएगा, सिर्फ एक को आपको एलिमिनेट करना है। क्या हमने हाउस रेंटल हाउसेज पढ़ा था 115 बीएससी में? लीव ट्रेवल कंसेशन पढ़ा था, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन लॉन टेकन फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या ये चीजें हमने पढ़ी थी? राइट आंसर अगर आप सी को एलिमिनेट करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। सी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था, राइट आंसर हो जाना था आपका सी, ठीक है। थर्ड ए बी डी एंड डी आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे अगेन बैंकिंग में से क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर अर्लियर टू लेटर। मैंने बोला था कि आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है। इनके ईयर भी करवाए थे। नॉट पूछा है ना यहाँ पे, नॉट, ठीक है, नॉट पूछा है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा। अरेंज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर अर्लियर टू लेटर। इंपेरिकल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या ईयर थे इनके? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का, ठीक है, 1956 था। ये सारे के सारे करवाए थे आपको विद ईयर बैंकिंग में। ये था आपका 1956, ठीक है। हिंट दे दी वैसे मैंने 61 का। क्या दे रहे हो आंसर? ABCD। सभी आंसर करें प्लीज।
वेरी गुड, ए आपका राइट आंसर है जी। ठीक है, ए बी सी डी ए सबका राइट सीक्वेंस है। 1956 आपका लाइफ इंश्योरेंस था। आरआरबी क्या था आपका? 1975 था आपका। ठीक है, आरआरबी का एक्ट जो है आपका 1975 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 19 आपका 55 है। और यूटीआई आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है आपका, ये है आपका 1963। ये आपसे वन लीनियर टाइप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। ये पूरे के पूरे इनके ईयर याद करने हैं, क्या क्या मीनिंग है, कब कब आया है, ये सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? और इम्पेरिकल बैंक का था आपका 1921। इज इट ओके? क्लियर है सबको? ये सारी चीजें करवाई है आपको बैंकिंग में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी ई। अंडर सेक्शन 44 ए बी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, audit is compulsory if a person is carrying on business whose gross turnover exceed। यस, राइट आंसर हो जाएगा 1.0 करोड़। बैंकिंग में से नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी पढ़ाया है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स? The first RRB were established on October 2, 1975. RRB Act of 1976 is applicable. The minimum paid of capital of RRB is 10 crore. The service of RRB are not available in the state of Goa and Sikkim. RRB central government, state government and the sponsor bank is proportion of 50, 15 and आपका 35। हाँ जी, सभी आंसर करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज हो गए थे? कोई नहीं, करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को भी मैं आपको। थोड़ा सा डिटेल में करवा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया है आपका 64 का जो आपका राइट आंसर है, सबसे पहले तो ये लिख लो आप राइट आंसर, ए बी डी ई। ए बी डी ई मतलब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था एस्टेब्लिश 1975 में हुआ था और एक्ट इसका क्या है 1976। ठीक है, और द मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ आरआरबी 10 करोड़ नहीं है आपकी, 25 लाख टू 1 करोड़ है। कितनी है? 25 लाख टू 1 करोड़ है। ठीक है, इशूड कैपिटल। द सर्विस ऑफ आरआरबी नॉट अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड सिक्किम, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ए बी डी ई ये नहीं होगा आपका, मिनिमम 10 करोड़ नहीं है। ठीक है, 25 लाख टू 1 करोड़ है इसकी। और ई भी आपका बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक का कितना है? 50% है। गवर्नमेंट बैंक का कितना है? 15% है। स्पॉन्सर जो है आपका बैंक, इसका कितना? 35। ये वन लीनियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बने, देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। इस सिंगल आपकी स्लाइड से 4 क्वेश्चन बनेंगे।
कितने 4 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन सकता है, 1 लीनियर बन सकता है, तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है जी सबको? एक और चीज लिख लो यहाँ पे, ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर लो प्लीज सभी। जो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ आरआरबी है ना, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ आरआरबी has been raised from 5 crore to 2000 crore। 5 करोड़ टू 2000 करोड़, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट भी कर लेना। और जो आपकी मिनिमम इशूड कैपिटल है आरआरबी की, ये ऑथोराइज्ड है और ये मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे पूछा था, मिनिमम 25 लाख टू 1 करोड़ है। ओके, क्लियर है आपको ये टॉपिक? Arrange the 5 variable of interrelationship under the model of expectancy theory of motivation, WH रूम की, ठीक है। ये मैंने आपको मोटिवेशनल थ्योरी करवाई थी। तो अब आप मुझे इसका सीक्वेंस बताओ कि क्या हो सकता है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना। ऑथोराइज्ड क्या बताया मैम? ऑथोराइज्ड बताया प्रियंका जी आपका 5 करोड़ टू 2000, ठीक है। और जो आपका मिनिमम है वो है आपका मिनिमम है आपका 25 लाख टू 1 करोड़, ठीक है। तो एक इसका निमोनिक बना लेना, ऑथोराइज्ड 5 करोड़ टू 2000, ठीक है। और जो आपकी मिनिमम है वो है 25 लाख टू 1 करोड़। ओके, ए बी और ई तो कंफर्म था। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, अरेंज द 5 वेरिएबल, ठीक है। कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमने पढ़ी थी, विक्टर ब्रूम वाली। क्या था उसमें? कुछ मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, अगर आपने वो भी बना दिया ना तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी आंसर करें प्लीज, सबके आंसर आने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिविजुअल एक्टिविटी, ठीक है। रिवार्ड, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। कुछ फर्क नजर आ रहा है? सबसे पहले इंडिविजुअल गोल हो जाएगा और फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल हो जाएगा, ठीक है। बड़े लेवल पे तो सबसे लास्ट में होगा ना। क्लियर है? अब मैं बोलती हूँ कि हाँ मुझे नेट क्वालिफाइड करना है, किसके लिए? स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो पहले स्टूडेंट को पढ़ाओगे कि पहले नेट क्वालिफाइड करोगे? पहले आपको इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा। लाइट चलेगी एक्चुअली, वेट करना 1 मिनट, मैं अपना कैमरा ऑफ कर लूँ। ऑडियो तो क्लियर है ना? ऑडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइट चली गई बट ऑडियो क्लियर है ना? अब सुनो प्लीज ध्यान से। पहले क्या करेंगे? इंडिविजुअली हम सक्सेसफुल होंगे, जब हम खुद सक्सेसफुल होंगे तभी हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे ना। जब तक हमें नॉलेज नहीं है हम दूसरों को कैसे नॉलेज? तो इंडिविजुअल गोल, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल होंगे। क्लियर? जैसे कि क्या बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉय अच्छे होंगे ना, ठीक है, एम्प्लॉय अच्छे होंगे तभी वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ग्रो अप करेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय बेकार होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो ग्रो नहीं करेगी। इज इट क्लियर? क्लियर है मैम? ओके, सो राइट आंसर ए सी बी डी हो जाएगा। ए इंडिविजुअल एक्टिविटी, सी रिवॉर्ड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल गोल एंड आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो लाइट आ गई है, वीडियो ऑन कर देते हैं।
एंथनोसेंट्रिक अप्रोच इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, करवाया था मैंने आपको अगर याद होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट में एंथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच, सारे क्वेश्चन करवाए मैंने आपको। ये लो आपकी स्क्रीन पर। एंथनोसेंट्रिक अप्रोच, कंपनीज एस्टेब्लिश, ऑप्शन 1 पढ़ रही हूँ अभी, ठीक है, हो सकता है आपके सामने ब्लर होगा थोड़ा। Companies establish foreign subsidiary and empower their executives. Second, the domestic company view foreign market as an extension to domestic market. C, company view the entire world as a single country. Subsidiary consider regional environment for policy strategy formulation. Entire world देखती है वो एक ही तरह, कौन होगा वो? सभी आंसर करें प्लीज। एंटायर वर्ड आप लोगों के लिए क्या है, की पॉइंट है, ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी भी आप लोगों के लिए की पॉइंट है। एंटायर वर्ड एंड डोमेस्टिक कंपनी आप लोगों के लिए की पॉइंट है। अगर किसी को याद आ रहा है तो एंथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, डिटेल में करवाया था मैंने ये, याद है किसी को कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? जियोसेंट्रिक, ग्लोबल लेवल, कुछ याद आ रहा है? हिंट मैंने दे दी है, ग्लोबल लेवल पे काम करेगा जियोसेंट्रिक, कुछ याद आया? एंथनोसेंट्रिक, अपने ही प्रोडक्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमडीएच का मसाला ही इंडिया में बिकेगा, एमडीएच का मसाला ही आपका फॉरेन में बिकेगा, कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, सिर्फ हम अपनी मार्केट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, लेकिन अपने ही टेस्ट को हम दूसरे मार्केट में जाकर के टेस्ट करवाएंगे। अपनी कंट्री को टेस्ट को हम बोलेंगे कि नहीं, दूसरी कंट्री को भी हमें यही टेस्ट देना है, ठीक है। अगर इंडिया के लोग सूट पहनते हैं तो हम दूसरी कंट्री को भी सिखाएंगे कि आप लोग भी सूट ही पहनो। अगर इंडिया में साड़ी फेमस है तो हम फॉरेन में जाकर के भी बोलेंगे कि हाँ, हमें साड़ी ही फेमस करनी है, फॉरेन में जाकर के भी, सारी कंट्रीज में जाकर के। लेकिन पॉलीसेंट्रिक इसके अपोजिट है। पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। इंडिया में सूट चलते हैं, फॉरेन में शॉर्ट्स चलते हैं, तो उसी हिसाब से काम करेंगे। याद आया किसी को? यस, अब जाके समझे हो, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, एंथनोसेंट्रिक डोमेस्टिक कंपनी व्यू फॉरेन मार्केट एज अ एक्सटेंशन टू डोमेस्टिक कंपनी। वो फॉरेन मार्केट को देख रही है, बट किस नजर से देख रही है? भाई एमडीएच का मसाला इंडिया में बिकता है, वही मुझे फॉरेन मार्केट में बेचना है, मुझे उनको अपना मसाला टेस्ट करवाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट उनको बेचना है, बस मुझे और कुछ भी नहीं करना। जो मेरी कंट्री में बिकता है वही मुझे दूसरी कंट्री में जाकर के बेचना है, मुझे अपने ही सामान को फेमस करना है। ए के साथ आ जाना था सेकंड, तो सेकंड आपका यहाँ पे था, सेकंड आपका यहाँ पे था, ये ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो जाती थी, ठीक है। मैंने बोला था वर्ड जियो, जियो करके मैंने आपको कुछ बताया था, ग्लोबल, ठीक है, एक जैसा, या तो एक कंट्री से हम सारे के सारे प्रोडक्ट, एक कंट्री से हम रॉ मटेरियल मंगवाए, अलग अलग कंट्री से हम रॉ मटेरियल मंगवाएंगे और एक ही कंट्री में बनाएंगे, ये था। या फिर हम अलग अलग कंट्री, या फिर हम रॉ मटेरियल एक ही जगह से मंगवाएंगे लेकिन अलग अलग कंट्रीज में बेचेंगे, ये था हमारे जियो सेंट्रिक, ठीक है। कंपनी विद द एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल कंट्री, तो जियो ये हो जाना था, डी के साथ 3 हो जाना था, तो आपका राइट आंसर आ जाना था, डी के साथ आई नहीं होना था। बी के साथ वन, कंपनी एस्टेब्लिश फॉरेन सब्सिडरी एंड एम्पावर देयर एग्जीक्यूटिव, फॉरेन सब्सिडरी, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। रीजनल इन्वायरमेंट फॉर पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो आर रीजनल एक ही पॉइंट था, तो सो राइट आंसर आपका ए है। प्रियंका जी, जी फॉर कैसे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, रिवीजन नहीं किया है क्या आपने अच्छे से? द बेलमेंट ऑफ गुड्स करवाया था, ये बेलमेंट ऑफ गुड्स, प्लेज, ठीक है, आपका अडेनिमिटी ऑफ
आपका गारंटी वाला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटर्निटी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे के सारे कर लेना, वॉइड वैलिड वाले सारे कर लेना ये, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉनी क्या होता है, प्लेज, प्लेजी, ठीक है, बेलमेंट, ये सारे करवाए थे। द बेल एजेंसी, ठीक है, वो कर लेना, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड। किसी ऋण या वायदा निष्पादन के भुगतान के लिए ऋणाधिकार के रूप में वस्तु का उपनिधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जाम में याद नहीं आया। इसके लिए रिवीजन जरूरी है पुप्पू जी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने जरूरी है। तभी मैं बोलती हूँ कि रिवीजन एंड पीवाईक्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या होगा कि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो ना, तो फिर आपको पता लगता है कि आपकी कहाँ बार बार गलती हो रही है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप भूल जा रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा, शपथ, ठीक है, सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? सबसे इजी क्वेश्चन, अगर ये वाला गलत किया ना किसी ने तो बचेगा नहीं, मतलब मेरे से ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी मैं बोल रही थी बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत। जब मैंने ये सॉल्व किया मेरे 70 to 80 क्वेश्चन सही थे, और मतलब जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आया था। बट उसके लिए इजी था जिसने स्टडी की होगी दिल लगा करके, लगन के साथ सारी चीजें फॉलो की होगी, रिवीजन किया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा, उनके लिए इजी था। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा था या जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है उनके लिए तो टफ ही था फिर। बट एक बात तो है, रियली यू गाइज आर, मतलब बहुत अच्छे हो आप लोग, क्योंकि अभी कॉलेज का मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं थोड़े नॉटी, बट आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत कॉपरेट करते हो हर चीज में। क्योंकि एक टीचर ही दूसरे टीचर को समझ सकता है ना, आपको भी कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इवन मैं अपने स्टाफ मेंबर्स से के पास भी आप लोगों की बहुत तारीफ करती हूँ कि पीजी के स्टूडेंट और पीएचडी के स्टूडेंट, मीन जब आप मास्टर्स कर लेते हो ना, सही में आपको ना चीज़ों की समझ आ जाती है, लोगों की समझ आ जाती है आपको, मेहनत समझ आ जाती है आपको कि किस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है, या फिर वो कहाँ से गुजरा है, कैसे। बट कॉलेज के स्टूडेंट में नहीं होती ये चीज़ें, रेयर होता है एक आधा बच्चा जो समझ पाए। बट रियली यू गाइज आर वेरी नाइस। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बता दो अभी, 71 का सी। ओके, वेरी गुड। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम और क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग। और क्या बोल सकते हैं इसको? डिडक्टिव, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? इंडक्टिव। इंडक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बाइजनेस का यूज होता है, ठीक है। बाइजनेस होती है नॉन प्रोबेबिलिटी में, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बाइजनेस नहीं होती। बाइजनेस का मतलब क्या होता है? आपका पक्षपात, ओके। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सिंपली टाइप पूछे गए थे, जो कि हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी किया था, और आपके कॉमर्स में भी काम आ गया। सिंपल रैंडम, आपके क्लस्टर, और आपका स्टार्टअप, ठीक है। स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग जो है आपकी, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। ए, बी एंड डी आपका राइट आंसर था, और सी और ई अगर पूछा जाता नॉन प्रोबेबिलिटी, तो सी और ई और सी आपका राइट आंसर हो जाता। ओके जी।
Arrange the following step involved in a qualitative research in the proper sequence. Qualitative research पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है रिसर्च का, सिर्फ ये प्रॉपर सीक्वेंस पूछ रहा है, आपको फंसाने के लिए क्वालिटेटिव यूज किया गया सीक्वेंस। ये भी करवाया था और बार बार करवाया था, कम से कम मैं जब हम ऐसे भी नॉर्मल भी क्लास लेती थी, जब मैं आपको बोलती थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, टाइप ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च का प्रोसेस, रिसर्च एथिक्स, और एफ वाले थे जो आपके वो फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन, ठीक है, तो मैं आपको बताती थी कि वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, ऑप्शन लग जाएगा थोड़ा सा पता, क्योंकि ऑप्शन 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको कम करती हूँ। हाँ, अभी ठीक है। सेवेंटी थ्री। सभी प्लीज जल्दी से आंसर करिए। 73 क्वेश्चन नंबर ऑन योर स्क्रीन। BACED, आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम पढ़ा था कि नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेकंड पॉइंट था आपका, सेटिंग द पर्पस एंड सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट मींस हाइपोथेसिस, ठीक है, और डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, एंड आपका राइटिंग द रिपोर्ट। ओके, तो ये आपका करेक्ट आपका सीक्वेंस था। 5, BACD आपका राइट आंसर है। ये कुछ चैप्टर है, ये डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, हु सेड दिस, किसने कहा था ये? ये सारे कर लेना एक बार। पीटर ड्रकर ने क्या कहा है, मैरी पॉकेट ऑफ फॉलेट ने क्या कहा है, जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है, हेनरी फ्योल, ठीक है, हेनरी फ्योल तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर थे हेनरी फ्योल। FW टेलर आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे, तो ये दो तो आपको पता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। क्रैश कोर्स में जाकर आपको PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। एंड पेपर 1 की क्लास नहीं होगी आपकी, हाँ हुई भी नहीं है, 7 PM होनी थी ना आपकी, तो हुई नहीं है पेपर 1 की क्लास, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे पेपर 1 के। अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज आप लोग दे दो मुझे। और इतना टाइम भी नहीं लग पा रहा कि मैं सर्च कर पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक तो मैं कॉलेज में होती हूँ। 75, क्वेश्चन नंबर 75 प्लीज सभी आंसर करें 75 का। चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं कि नहीं पता लगता। मैरी पार्केट फॉलेट है, ठीक है, पीटर ड्रकर ने क्या किया, जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा, ये भी कर लेना एक बार सर्च, हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जाए अभी अगस्त में जब एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट पेएबल ऑन डिमांड शुड बी ट्रीटेड एज कैश। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं स्लाइड को।
बैंक ओवरड्राफ्ट, bank overdraft payable on demand should be treated as cash and cash equivalent according to which one of the following accounting standard। accounting standard 3 ये भी कर लेना, 7 भी कर लेना, 107 और 18 भी, 18 तो हमने किया ही था, ठीक है, 18 तो हमने किया था, रेवेन्यू से रिलेटेड था, और जो 3 आपका ये आपका कैश फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। 76 से यस आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ठीक है। 107 वाला भी कर लेना, ये कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। अरेंज द स्टेप्स, क्या हो गया ये हैंग क्यों हो रहा है? अरेंज द स्टेप इन डिसीजन मेकिंग बाय अ बिजनेस फर्म इन लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर। ये मैं बता देती हूँ आपको, 77 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है। परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी आपका एनालिसिस, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जब बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, असेसिंग, ठीक है, असेस करेंगे जो हमने अल्टरनेटिव चूज किया क्या वो सही है नहीं सही है, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे अवेलेबल अल्टरनेटिव्स को और डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। टीडीएस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के केस में ये पूछ रहा है। इफ द रेसिपिएंट इज एन इंडिविजुअल, दो चीजें, कॉन्ट्रैक्टर एंड इंडिविजुअल, और एचयूएफ के केस में अगर होगा तो वो अभी मैं बताती हूँ, अगर कोई इसका राइट आंसर दे सकता है तो दे दो, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 194 सी, बी 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 बी। ए राइट आंसर है इसका, 1% होगा, ठीक है। टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में 194 सी है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, टीडीएस 194 सी है, 1% होगा। 2% होता है अगर एचयूएफ हो, ठीक है, इंडिविजुअल के केस में 1% और एचयूएफ के केस में होता है आपका 2%। ओके जी, क्लियर है। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करें फिर, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लर हो गया मार्केटिंग के क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, ओके। सो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। अभी मुझे ये बताओ कि जब हमने क्वेश्चंस किए आपको इजी लगे हैं, टफ लगे, मॉडरेट लगे, कैसे लगे? और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए क्या इसमें से ऐसे टॉपिक थे जो आपको नहीं करवाया गया था? जो 115 बीएससी वाला था वो मैंने आपको बोला था कि इसको करना है, आया था ना क्वेश्चन, मैम जी डेली होगी क्या अभी क्लास? डेली तो नहीं पता मुझे प्रियंका जी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो होंगे अभी, ठीक है। अभी मेरे पास इतना शेड्यूल तो नहीं आया डेली क्लास का, बट देखते हैं कब तक क्लास होगी। तो आपने क्या काम करना है, आपको होमवर्क है, ठीक है,
जितने भी हमने आज टॉपिक किए, लीगल एस्पेक्ट में से किए हैं, इनकम टैक्स में से किए हैं, आपके अकाउंट्स में से किए हैं आपके, ठीक है, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो मे बी हाँ सैम्पलिंग वाला ही किया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो तो इजी है, चलो ठीक है। जितने भी हमने टॉपिक किए हैं आपको डिटेल में उन टॉपिक को करना है, जैसे कि मैंने नेम भी आपको बोला, पीटर ड्रकर ने क्या कहा था, ठीक है, हेनरी फ्योल, डिटेल में करने हैं सारे के सारे, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके जी, क्लियर है सबको? मैम जी पेपर बहुत ही अच्छा आया था, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, मेरे क्वेश्चन छूट गए थे, ओहो। इसीलिए प्रियंका मैंने आपको एक बात बोली थी कि एग्जाम देने से पहले कम से कम आपकी 3 घंटे की सीटिंग बनानी है, स्लॉट 3-3 घंटे बैठ के पढ़ना है। फिर क्या होगा कि आपको 3 घंटे वो मैनेज करने इजी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका 3 घंटे का रहता है, यस या नो। तो आपको आदत होगी 3 घंटे बैठने की, क्योंकि 3 घंटे बैठना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, सर में दर्द हो जाती है, आईज में पेन हो जाती है, मीन्स हम माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाते। और क्या मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे एग्जैक्टली उतने जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी जब आपका अगस्त में एग्जाम होगा तो 3-4 दिन पहले आपने ये काम करना है कि डेली 150 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और स्लॉट बनाना है 3 घंटे का ही, मीन्स 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट नहीं, 3 घंटे का स्लॉट बनाना अभी से लेकर, क्योंकि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 3-3 घंटे बैठना है, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो 3-3 घंटे बैठो। अभी तो सिर्फ हमारी 1 घंटा क्लास होती है ना, तो फिर मैं आपको बिठा नहीं सकती, लेकिन अगर हमारी 2-3 घंटे क्लास होती तो 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है बस। जितने किए थे राइट हुए थे, ओके ठीक है। 5 घंटे बैठते वो तो बहुत अच्छा है पुप्पू जी, लेकिन 3 घंटे इस समय तो अपने टाइम में ये करती थी कि पहले तो मैं 1-1 घंटा बैठती थी, फिर जब मुझे पता लगा कि 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, फिर मैंने 2-2 घंटे किया, फिर 2-2 घंटे से भी कुछ नहीं होगा, फिर मैंने 3-3 घंटे का स्लॉट बनाया था, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दिन में, 3 घंटे शाम को, बस 3 स्लॉट बने थे, 3-3-6-3-9 घंटे बस। फिर मुझे एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं हुआ और टाइमली मैंने वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं 8 PM। ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।